हेलो जी। क्या हाल चाल है? अमन जैन। अच्छा जी, आज डे 27 है। और आज क्या कहें, फिर अगेन कुछ तयशुदा नहीं है, तो एंड तक शायद काफ़ी कुछ बोलने के बाद तयशुदा हो जाए, तो लेट्स सी। लेकिन जहन के अंदर ना कुछ मैं क्वांटम फिज़िक्स की डिबेट्स देख रहा था कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आपस में किस तरह से वो डिफ़र करते हैं कि यार रियलिटी क्या है और क्या नहीं है, कि किस तरह से हमें क्वांटम फिज़िक्स को किस तरफ लेके जाना चाहिए। तो खैर बहुत सारे नाम हैं, मिसाल के तौर पर रॉजर पेनरोज थे, और उसके बाद सबीना हुसैन फेल्डर है, एरिक वाइंस्टाइन है, और इसी तरह और भी काफ़ी सारे नाम थे, तो जो कि मुझे याद नहीं है। ज़ाहिरी सी बात है कि मैं तो एक क्यूरियसिटी, मतलब पहली दफ़ा तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने सुना तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो डिबेट्स। मतलब पहले अलग अलग बंदों को सुने आप, तो एक और तरह का पर्सपेक्टिव आता है, लेकिन जब वो बंदे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं कि लाइक बेसिक इनमें डिफरेंस है क्या। तो बहरहाल मतलब मुझे अब एज एन आउटसाइडर के रियलिटी को किस तरह से, मतलब ये सबसे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ये सबसे मतलब हमारे ह्यूमैनिटी के क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स वाले लोग, ये एट द फोर फ्रंट हैं जो भी रियलिटी की, ये भी एक जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो भी लॉस डिराइव करते हैं। तो लाइक ये वो हमारा स्टॉक है कि जहाँ से हम लोग अपना रियलिटी का जिस भी एरा में हम जिंदा हुआ एरा अपनी इंटरप्रिटेशन लेता है। तो बहरहाल मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार अमूमन हम जिस तरह से रियलिटी को देखते हैं कि एक स्टेबल सी दुनिया हमारे सामने, कि जिसके अंदर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट के तहत मैं कुछ करता हूँ, मैं चीज़ों को अफेक्ट करता हूँ, तो उससे बहुत सारी चीज़ें कॉज भी हो जाती हैं, और मैं मतलब कॉज बनता हूँ तो और बहुत सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे काइंड ऑफ स्टेज सेट हुआ हुआ है जिसके अंदर बस चीज़ें दाएं बाएं हो रही हैं, तो मैं भी एज एन एक्टर, मतलब मैं भी बहुत सारी चीज़ों का अफेक्ट हूँ और एट द सेम टाइम कॉज भी कर रहा हूँ। लेकिन मतलब अब ज़ाती तौर पे तो मुझे कॉज एंड इफेक्ट और ये वाली चीज़ें जो हैं, मतलब मुझे नहीं, मतलब सेंस तो बनाती हैं आम, मुझे प्रैक्टिकलिटी के तौर पे तो ये बातें समझ आती हैं कि यार ठीक है, वन थिंग कॉजेज द अदर एंड देयर मस्ट बी अ कॉज फॉर समथिंग टू हैपन। लेकिन मतलब अपनी ना, मतलब मुझे उस तरफ रुझान नहीं होता, तो लेकिन जब मैं क्वांटम फिजिक्स वाले लोगों को देखता हूँ तो काइंड ऑफ मुझे वो भी मिलता है। मिसाल के तौर पे अब मुझे एक बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा वो पसंद भी है, या क्या लें कि मेरे बायसेस को फोर्स भी करता है, कार्लो रोवेली। तो उसकी टाइम की इंटरप्रिटेशन जो है, वैसे वो लूप क्वांटम ग्रेविटी के अंदर काम करते हैं वो हजरत, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग टू देम, मतलब मुझे भी ऐसे ही फील होता था कि मतलब होता भी है कि टाइम डजेंट एग्जिस्ट। लेकिन अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, तो वो एक्सप्लेनेशन के चक्कर में कुछ बंदे ढूंढे, कुछ चीज़ें देखी, तो रवैली साहब निकल आए। फिर रवैली साहब की एक्सप्लेनेशंस देखी तो मैंने कहा यार ये तो भाई अपनी फील्ड के अपने बायसेस के आदमी हैं। तो बहरहाल मतलब अब मुझे ये भी समझ नहीं आती है कि वाई, ऐसा क्यों है, कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार जो भी रियलिटी की एक्सप्लेनेशन हम लोग करके ज़िंदा हैं, जिसके तहत हम लोग अपना मामलात और निज़ाम चला रहे हैं एज अ ह्यूमन स्पीशी, तो वो नाकाफ़ी है। मे बी इस वजह से हो सकता है कि कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का, एक सबसे अलग दिखने का एक शायद वो हो सकता है कि आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। और मतलब वाकई ऐसा कोई मसला हो भी सकता कि
मुझे बार बार ये चीज़ पिंच करती है कि नहीं यार, कोई रियलिटी डिफरेंट है। ये जो भी ट्रूथ के, फैक्ट्स के, ऑब्जेक्टिविटी के जो स्टैंडर्ड्स हमने तय किया हुए हैं, ये काइंड ऑफ हमने बस अपनी तसल्ली के लिए किए हुए हैं अपने आप को। चिल पिल, समझ रहे हैं ना, वही मार्क्स ने जैसे रिलीजन को ओपियम फॉर द मैसेज था, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि साइंस भी ओपियम फॉर एन एथिस्टिक मॉडर्न एज है। तो कि ये सुकून दे देती है कि ये जो फैक्ट है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, और लाइक फॉर सो मैनी इंस्टेंसेस दिस हैज़ हैपेंड। तो मेरा नहीं है ख्याल, लेकिन बहरहाल साइंस का ये एक मज़ेदार सीन है कि इसके अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हो जाते हैं, और वही हेगेलियन डायलेक्टिक यहाँ पे चलता ही रहता है। खैर, बहरहाल अब मतलब जैसे न्यूटन के टाइम के अंदर काइंड ऑफ मतलब वो चर्च से हो के न्यूटन के टाइम पे आए, और कैलकुलस के बाद चीज़ें एक जियोसेंट्रिक से हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे आ गई गैलीलियो के बाद, और वगैरह वगैरह, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की मतलब स्टार्ट ओरिजिन्स कह लें आप। अच्छा जी, फिर आइंस्टाइन साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो सारा चक्कर ही स्पेस टाइम और रिलेटिविटी का है। वहाँ से बात होती हुई फिर आपकी स्ट्रिंग थ्योरी, और उसके बाद लूप क्वांटम ग्रेविटी, और इन सारी चीज़ों पे आ गए मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अब मैं वो डिबेट के अंदर सुन रहा था कि यार ये तो चीज़ें, जो भी क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल है वो अपने अंदर इनकंसिस्टेंट है। अब क्यों है, एग्जैक्टली डिटेल्स क्या हैं, मतलब टेक्निकलिटीज़ का मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन चूँकि मैंने सुना है तो मैं उन पर रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई मे बी मैं ये भी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि यार मुझे उससे कहाँ से, मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर, मतलब सीरियसली, कि ये सारी डिटेल्स हैं क्या, श्रोडिंगर का क्या चक्कर था, फिर हाइजेनबर्ग ने किस तरह से चीज़ों को सेटअप किया, फ्रेमवर्क दिया, उसके बाद आइंस्टाइन और फिर आपके भाई गोडेल के क्या कहें उन्हें, कि वो किस चीज़ से, मतलब आइंस्टाइन तो बाकायदा तौर पे कि यार परेशान ही था कि भाई ये क्या है, मतलब उसने निकाल तो लिया और क्वांटम वर्ल्ड डिस्कवर हो गया, तो वो अब वो ये परेशान था कि हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल, कि उसके रिलेटिविटी के मॉडल को ही वो ये क्वांटम इंटरप्रिटेशन चैलेंज करती है। तो शायद आइंस्टाइन ही सबसे बेहतर आदमी था मेरे ख्याल में जो ये एक्सप्लेन कर देता कि वाई हिज मॉडल इज़ नॉट फिजिबल, लेकिन ही डिडंट डू दैट। तो यही आइडेंटिटी का मसला होता है कि इंसान ने पूरी ज़िंदगी लगा के एक चीज़ के साथ, वो जिस शिद्दत के साथ उसने पिछले डिस्कोर्स को रद्द किया, तो वो अपने डिस्कोर्स को कैसे उसको दोबारा से रद्द करते उस डिस्कोर्स को कि जिसको उसने खुद जन्म दिया, हालांकि उसको अंदाज़ा था कि लाइक माई डिस्कोर्स इज़ इनकम्प्लीट, ठीक है, काइंड ऑफ इनकम्प्लीट। तो खैर, अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, मतलब डोनाल्ड हॉफमैन एक उनकी कॉन्शियसनेस की थ्योरी देख रहा था फिर मैं गया, किस तरह से वो अब कि क्वांटम, अब उसे क्या बोलते हैं यार, खैर क्वांटम वर्ल्ड के अंदर ऑब्जर्वर और पार्टिकल का रिलेशनशिप, के पार्टिकल जो है वो ऑब्जर्वर के साथ ही अपनी, मतलब ऑब्जर्वर को धोखा देता है कि जैसे ही उसे पता लगता है काइंड ऑफ, पार्टिकल को पता चला हाँ भी ये बंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो हरकतें डिफरेंट करना शुरू कर देता है। तो अब मतलब ये भी वो है कि आया कि हम जो रियलिटी देख रहे होते हैं, हमारे सामने जो फ्रेमवर्क सेट हो रहा होता है, जो चीज़ें बन के आ रही होती हैं, कलर्स, ज्योमेट्रिकल, स्पेस एंड टाइम, तो ये हमारे दिमाग की बुनत है या ये वाकई रियल है, ठीक है। अच्छा, अब कोई मतलब दो अप्रोचेस यहाँ पे हो सकती हैं कि यार जो भी है तो सही ना, मतलब हम उसे यूज़ करके रियलिटी के अंदर अपने आप को चला फिरा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो हमें क्या मसला है इस पंगे में पड़ने का कि हम जाके देखेंगे जी नहीं जी वाकई रियलिटी है क्या।
तो अपना काम चलता है तो बस ठीक है, काम चलाओ। आपको क्या ऐसा मसला हुआ है कि आपने निकालना ही है कि जी असल में क्या है? तो असल वही है जो बस जिससे काम चल रहा है। लेकिन फिर एक अप्रोच ये भी है कि यार मैं उस चीज़ को असल कैसे मान लूँ और उसको सेट कर लूँ कि यार ये मेरी हकीकत है और ये मेरे हक और सच का स्टैंडर्ड है, और इसी के हिसाब से फिर मैं अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस लूँगा। तो ये काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल मेरे ख्याल में हम ह्यूमंस का वो है, कर्ज कह लें, या हमारी एक बुनत ही इस तरह की है हमारी नॉलेज वाली फैकल्टी की, कि वी हैव टू लिव विद दैट, कि हमें सरवाइव भी करना है, लेकिन हमें ये भी सहूलत चाहिए, या हमें ये तसल्ली चाहिए कि यार हमने रियलिटी के साथ इन लाइन होके भी रहना। तो पता नहीं क्या रियलिटी की असल होगी और नहीं होगी, और कब तक हम लोग ऐसे ही भटकते फिरते रहेंगे। कभी एक तरह की थ्योरी के ऊपर गिरेंगे तो कभी दूसरी तरह की थ्योरी को मान के चिमट जाएंगे, और फिर हर थ्योरी के हिसाब से हम अपनी मटेरियल वर्ल्ड को क्या कहते हैं मैनिपुलेट करेंगे, उसके हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, और फिर अल्टीमेटली एक उससे उस ऑर्डर से जो कि हम जनरेट करेंगे ऑन सम बेसिक प्रेमिसेस, तो उससे फिर एक क्योस डेवलप होगा। तो हम कहेंगे नहीं जी वो जी गलती हो गई, ये पिछलों ने बेवकूफ़ी की थी, दे वर नॉट लुकिंग एट दिस पर्सपेक्टिव और दैट आस्पेक्ट। तो बहरहाल यही आज तक होता रहा। हर जनरेशन जो पिछली होती है वो अगले आने वालों के लिए काइंड ऑफ वो होते हैं, बेचारे डम्ब होते हैं। तो पता नहीं क्या, मतलब ये सब करने की बात करने का मकसद भी क्या है मुझे नहीं पता। मतलब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब एक आम आदमी को, मेरे जैसे आम आदमी को, कि भाई वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और बस ठीक है, जो कर सकता है वो करे और उसके बाद मर जाए, अल्लाह खैर सल्ला, दैट्स इट। लेकिन नहीं, कोई अब इतनी सी तो बात नहीं है ना, मतलब काइंड ऑफ वो तो है यार, नहीं ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। तो हमें अगर ये एहसास है कि यार समथिंग इज़ मिसिंग और समथिंग इज़ नॉट राइट, तो हमें उसे राइट करना चाहिए, या मुझे उसे राइट करना चाहिए। अब वो राइट होता है नहीं होता है, अब इसकी कंफर्मिटी तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है कि उसको किए बिना फिर और क्या करें, मतलब क्या करें। तो यही अजीब सा है डायलेमा, यही ज़िंदगी है। तो जब तक कि अपनी एब्सर्डिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ये चेक नहीं करेंगे कि वाकई वी आर सो अब मतलब एब्सर्ड, मतलब जो आप क्या कहें उसको, कि फजूलियात ही हैं जो, जब तक कि उन फजूलियात के साथ चिमटा ना जाए, उनके साथ संजीदा ना हुआ जाए, तब तक ज़िंदगी संजीदगी से नहीं गुजर सकती है। तो तो जो चीज़ें संजीदा होना तय पा गई हैं, जो चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफ ट्रूथ होना तय पा गई हैं, तो वो उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो हंच है कि जो पॉसिबल रियलिटी की इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो उसकी कंफर्मेशन नहीं है, और वो फील होता है कि यार सदियों पुराने लोग बेवकूफ़ थोड़ी थे, तो हम कोई वक्रे साइंसदान आ गए हैं। लेकिन यही मेरे ख़्याल में इंसानी रुझान है, और यही इंसानी क्या कहें कर्स है, ये बस मजबूरी है कि यही करना है, इसी तरह से ही रहना, यही आयरनी है, इसी आयरनिकल वे के अंदर हमें रहना है। तो वो सिसिफस वाली मिथ मेरे जहन में आ रही है कि पत्थर लेके हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके खुश होंगे, फिर पत्थर लुढ़का के नीचे आएंगे, और फिर अगली नस्लें उस पत्थर को खींच के वापस लेके जाएंगे। तो बस यही करते रहना हमने। तो
इट्स काइंड ऑफ डिप्रेसिंग बट और यही डिप्रेशन ही काइंड ऑफ एक्साइटिंग भी है। तो लेट्स सी क्या वाकई ऐसे ही है कि हमने दायरों में घूमते रहना है, या रियलिटी की वाकई कोई एक्सप्लेनेशन है भी सही। या एक और काम हो सकता है, वो ये कि क्या पता हमारा बुनियादी फ्रेमवर्क ही गलत हो। मतलब मैं इस पे पहले बात कर चुका हूँ कि जिस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, हम हाइपोथेसाइज करते हैं चीज़ों को, फिर उस हाइपोथेसिस के हक और ना हक होने के लिए उसे माहौल से सबूत मुहैया करते हैं, और फिर जो सबूत बार बार अपने आप को पेश करता, तो हम कहते हैं कि यार ये बात सही है और ये फैक्ट है और ये लॉ है। तो क्या पता हमारे ये तरीका कार ही गलत हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बायस्ड हो जाते हैं, उस चीज़ पे लिमिट लगा देते हैं। लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है कि मैं हर चीज़ को एक ही साथ देख सकूं और परसीव कर सकूं? तो अब ये भी मेरे शायद उस मैकेनिज़्म ऑफ परसेप्शन का एक इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज़्म है कि जैसे ही मैं ये सोचता हूँ सामने, तो मैं जैसे ये फील करता हूँ कि मुझे अपने इस मौजूदा क्या कहें परसेप्शन मैकेनिज़्म से हट के चीज़ों को देखना चाहिए, तो वो कहता है कि ओ हेलो भाई, आप गलत जा रहे हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये आपकी तो इतना एनर्जी के रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास तो इतना क्या कहें ऑर्गेनिकली आप बिल्ट हो, तो आप तो अपने आप को डिज़ोल्व कर लोगे टोटल एंट्रोपी के अंदर, आप तो एक छोटा सा पार्ट हो। तो खैर बहरहाल, लेकिन लेकिन भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा ना काम। डिज़ोल्व हो जाएंगे तो क्या हुआ, वैसे भी अल्टीमेटली मरना तो है ही, तो व्हाई नॉट गेट डिज़ोल्व while trying to डिस्कवर दैट वाकई ये परसेप्शन का मैकेनिज़्म हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल तो है, हमें ज़िंदा तो रखे हुए हैं, लेकिन क्या वाकई यही मैकेनिज़्म है, तो ये देखते हैं। बाकी ज़िंदगी तो आयरन ही है, और हमारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं या हमारी जितनी भी क्या कहें स्ट्रगल्स हैं, वो काइंड ऑफ मीनिंगलेस भी हैं, absurd भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मीनिंगफुल भी हैं और एक्साइटिंग भी हैं। तो लेट्स सी एंड मीट यू सून। ओके, बाय बाय।